हेलो बच्चों, आज इस खुले वातावरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चालू है सर जी। चलो अंतिम क्लास खुले वातावरण में 3 चैप्टर खत्म करेंगे आज। अंतिम दिन हाँ? एक तो गेट भी तो है। तो 3 चैप्टर, दिनांक 5 फरवरी। हम लोग को नोट्स नहीं देंगे? इस चैप्टर वाला ये तो देंगे। पूरा है ये वाला। हाँ दे देंगे भाई, आज ही दे देंगे, क्यों परेशान। चलो समझे। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर में ना हम लोग को एक हेडिंग पढ़ना है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन, जैसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में इसको कच्चा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध वाली जो बात होती है, इसमें एक दूसरे नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है नीचे देखो कहीं ना कहीं होगा, हर बोर्ड के आसपास देख लेना। हाँ तो जो फर्स्ट ईयर में इसी हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ठीक है, और इसी को कहते हैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत। आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत यही है। तुम लोग वहाँ कम बोलो क्योंकि फोन तुम्हारे पास है ना, तो तुम लोग की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो इसी को कहते हैं रिलेटिविटी थियरी। क्या कहते हैं बच्चों? रिलेटिविटी थियरी कहते हैं इसको। ये रिलेशन क्या बताता है? बहुत बेसिक सी बात बोलता है ये, कि किसी भी दुनिया जहान के किसी भी पदार्थ में अगर ऊर्जा है तो उसका एकमात्र कारण है उस पदार्थ का द्रव्यमान। इसका मतलब है कि अगर किसी पदार्थ में ऊर्जा है तो वो इस वजह से है क्योंकि उसमें द्रव्यमान है। और जब हम पदार्थ का द्रव्यमान डिस्ट्रॉय करते हैं तो जाकर के वो ऊर्जा बनती है। जैसे एक एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे लकड़ी ले लो। अगर इस लकड़ी को देखते हो, जलाने से पहले ये काफ़ी वजन होता है। जब उसी लकड़ी को आप जला देते हैं और बचे हुए अवशेष को देखते हैं जो कि राख हो जाता है, तो इस राख वाले द्रव्यमान को तौलिए कभी, तो आप पाएंगे कि इस लकड़ी के द्रव्यमान से काफ़ी कम हो जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ होता ये है कि भाई लकड़ी में जो द्रव्यमान था, जब आप उसको नष्ट कर देते हैं, जला करके नष्ट करते हैं, तो जब आप उसको नष्ट करते हैं तो इस लकड़ी के थ्रू जब जलता है वो तो ऊष्मा बनती है। क्या बनती है? ऊष्मा बन जाती है भाई। तो ये जो इसका द्रव्यमान था, जो द्रव्यमान जलाने के बाद कम हो गया, ये एक्चुअल में इसी वजह से कम हो गया क्योंकि इसका द्रव्यमान ऊष्मा बन चुका है, और ऊष्मा एक ऊर्जा है। आई बात समझ में? तो इसी बात को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध बताता है, या रिलेटिविटी थियरी बोलती है। आइंस्टीन ने इन दोनों के बीच में, ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में एक रिलेशन दिया, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ये रिलेशन क्या है समझो। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर हम दुनिया जहान के किसी भी द्रव्यमान को नष्ट करते हैं, बाय द वे किसी पदार्थ का हम लोग स्मॉल एम द्रव्यमान डिस्ट्रॉय करते हैं। किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान नष्ट करते हैं? स्मॉल एम द्रव्यमान डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस द्रव्यमान के नष्ट करने से जो ऊर्जा मिलेगी वो हमेशा m × c के स्क्वायर के बराबर होगी। आई बस समझ में? ठीक है, जहाँ c निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये है मेरे बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है द्रव्य, क्या नाम है उसका, युग्म विनाश तथा युग्म उत्पादन की क्रिया। हालांकि वो पढ़ना नहीं था, तो इसके बाद आ जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या है, थोड़ा सा हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में नाभिक को लेकर के बात करते हैं, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कि एक नाभिक क्या है, उसमें क्या बातें कैसे हैं। नाभिक में लास्ट फाइनली हमने क्या देखा था कि नाभिक जो होता है उसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब यही से द्रव्यमान क्षति बनी हुई है। किसी नाभिक में अलग अलग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान हम निकाल करके देखें और नाभिक का कुल द्रव्यमान तौल करके देखें, जैसे कणों के आधार पे हम लोग क्या करें, न्यूट्रॉन ले लें और प्रोटॉन ले लें, और उसका जो है हम तो कई गोड़ों में नखुनी लगाओ तो। भैया नमस्कार। कहाँ से चुरा के लेके आए?
ऑफिसियम तो रहा सर जी। चलो यहाँ देखो, द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति क्या है समझो। अगर किसी नाभिक का द्रव्यमान हम डायरेक्टली तौल करके देखें कि किसी नाभिक का वास्तव में वेट कितना है, तो तुम लोगों के हिसाब से बताओ, नाभिक में खाली और खाली न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, उसके अलावा नाभिक कुछ है ही नहीं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में ऐसे गजे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक, केवल ऐसा होता है और इसमें कुछ और है नहीं। और हम जानते हैं कि इसका द्रव्यमान बाय द वे x है और इसका द्रव्यमान y है। ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसमें कितना है? x है और आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान y है, ऐसा मान लेते हैं भाई। और मान लेते हैं कि इसमें 15 ठो न्यूट्रॉन है और 15 ठो प्रोटॉन है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि कुल कितना द्रव्यमान है? आप कहेंगे सर 15x प्लस 15y इसका द्रव्यमान है। क्यों? इतना कहेंगे। लेकिन जब इसको तौल करके देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों में कुछ अंतर आ रहा है। नाभिक का एक रियलिटी में जो द्रव्यमान होता है और उसके न्यूक्लियनों के थ्रू जो निकाला गया द्रव्यमान होता है, दोनों द्रव्यमानों में कुछ डिफरेंट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, वास्तविक नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान डिफरेंस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। ये होता है द्रव्यमान क्षति के लिए फॉर्मूला। मार्कर कितने हैं तुम्हारे पास? 2 ही हैं और दोनों चार्ज नहीं है। तो ये है द्रव्यमान क्षति। क्या है मेरे बच्चों? द्रव्यमान क्षति। किसी नाभिक का वास्तव में द्रव्यमान कितना है तौलने वगैरह के बाद, और उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं इसके बेसिस पे उनका द्रव्यमान क्या है। अगर आप देखोगे तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का द्रव्यमान जोड़ करके एक नाभिक के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए, लेकिन नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से आपको कुछ ज्यादा या कम दिखाई पड़ेगा। इसी अंतर को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। आई बात समझ में? इसके बाद अगला हेडिंग बच्चों, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा। नाभिक में कौन कौन है भाई? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांध कर रखने के लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल फर्स्ट ईयर में बताया था। और वही चीज का यहाँ अपोजिट पढ़ रहे हैं हम लोग, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा बच्चों एक ऐसी ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा में मतलब जितने न्यूक्लियन है, चाहे न्यूट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, उनको हम लोग अलग, हाँ, उनको अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे बांधे रखने के लिए एक दूसरी बल लगती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक में इकट्ठा रखने के लिए एक दूसरा बल लगता है। उस बल का नाम है यहाँ पे प्रबल नाभिकीय बल। लेकिन उन्हीं न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बंधन ऊर्जा है बच्चों। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बुक में इसके तुरंत बाद हेडिंग था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो वो नहीं पढ़ना है। तो बंधन ऊर्जा हो गया। इसके बाद आता है भैया नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन है क्या? बाबू अनुज, कल मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो लाइक कर दी थी। हमारे अनुज जी पे कैमरा घुमाया जाए। आप काफी जबर लग रहे हैं। हेलो करो यार, सब्सक्राइब करो। लाइक सब्सक्राइब सगर और डिसलाइक का हाथ बा देखो। लाइक और सब्सक्राइब को मां खाल गया। हेलो गाइस। ये नखुनी लगाते हुए कहाँ लगा रहा था? नीचे पैर में और वो और ये नाखून ही लेके बैठे हुए हैं। वो है हमारे, फोन की सेटिंग और ये अखिलेश भैया, अखिलेश यादव जी। इनकी नाक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अर्जुन द हैंडसम बॉय। चलो बगुला से नहीं।
ठीक आ रहा है ना? चलो अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को बच्चों नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है? अगर एक मिनट रोक दो, तो रोकना खाली बंद मत कर देना। देखो हो गया। नाभिकीय विखंडन क्या है बच्चों? जैसे सुनो, नाभिकीय विखंडन वाली बात को समझिए। जैसे अगर यूरेनियम ले ले, यूरेनियम 9238। सर बोलो सर इसको समझा दीजिए, मेरे बगल में बैठ के टॉफी खा रहा है, मेरे नाक में से स्मेल जा रही है, इसको समझाइए सर। हाँ बदतमीज कौन? ऐसे बोलोगे जी? चलो देखो यूरेनियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, अगर ऐसे एलिमेंट के नाभिकों में हम लोग बहुत गतिज ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को तेजी से फेंकते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? इसको तब तक वियोजित करता रहता है, इसको तब तक तोड़ता रहता है इस यूरेनियम के परमाणुओं को छोटे छोटे अदर परमाणुओं में, जब तक कि इसका पूरा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। होता क्या इस प्रक्रिया में कि जैसे बाय द वे यूरेनियम है, हमने प्लूटोनियम ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, ये उसका एक नाभिक है, और ये जो न्यूट्रॉन आएगा, ये न्यूट्रॉन इसके नाभिक को सबसे पहले दो लगभग बराबर द्रव्यमानों में तोड़ देगा। जो यूरेनियम है ना, पहले स्टार्टिंग टाइम में आपने यूरेनियम लिया और इस यूरेनियम पर आपने बहुत तेजी से एक न्यूट्रॉन फेंक दिया, और ये न्यूट्रॉन जाएगा ना उस यूरेनियम को लगभग दो बराबर द्रव्यमान के टुकड़ों में तोड़ देगा। यानी एक हिस्सा यहाँ मिलेगा, दूसरा हिस्सा यहाँ मिलेगा। और ये जब अपने नाभिक को डिसोसिएट करते हैं, टूटते यहाँ से, तो यहाँ से औसतन 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकल जाते हैं नाभिक से। और नाभिक से ये जो 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अब ये नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं? आगे चल करके इनके नाभिकों को तोड़ते हैं। आई बात समझ में? और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरी तरीके से यूरेनियम के परमाणुओं का विनाश नहीं हो जाता है। आई बात समझ में? जब तक पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाता बच्चों? यूरेनियम के परमाणुओं का विनाश नहीं हो सकता, पूरी तरीके से उसके परमाणु जब तक खत्म नहीं हो जाते, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। सामान्यतः इसकी परिभाषा देना हो तो आप लोग क्या कहेंगे कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लूटोनियम अथवा यूरेनियम ऐसे भारी परमाणु क्रमांक वाले तत्व लगभग 2 तुलनीय द्रव्यमानों में किसी न्यूट्रॉन के थ्रू टूट जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो होता है मेरे बच्चे, क्योंकि ये इतने कम समय में इतनी ज़्यादा यहाँ पे परमाणुओं का टूटना होता है कि ये बहुत छोटे से समय में एक प्रचंड विस्फोट का रूप लेते हैं, और बहुत कम समय अंतराल में इनके नाभिक टूटते हैं, और नाभिक के टूटने से यहाँ से ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश, इतनी चीज़ें बहुत तेज़ी से पैदा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक विस्फोट जैसा स्थिति बन जाता है ना? तो ये नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन में एक प्रकार की अभिक्रिया चलने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि जैसे अब देखो यहाँ पे ये जैसे न्यूट्रॉन आकर के आपके यूरेनियम के एक नाभिक को डिसोसिएट किया, अब यहाँ से 2 नए नाभिक मिल जाते हैं। अब यहाँ के जो न्यूट्रॉन निकलते हैं डिसोसिएशन के बाद, इनके अपघटन के बाद, यहाँ के ये न्यूट्रॉन आगे चल करके इसको तोड़ देंगे। अब ये 2 नए नाभिक को जन्म दे देगा, और जब 2 नए नाभिक टूटेंगे तो यहाँ से भी न्यूट्रॉन आएंगे। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? इसको जा करके आगे चल करके तोड़ेंगे, तो एक ये श्रृंखला बन जाती है ना? तो इसका मतलब ये है कि नाभिकीय विखंडन में एक श्रृंखला अभिक्रिया चलने लगती है। तो अब देखिए श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, श्रृंखला अभिक्रिया ये 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या कितने प्रकार की? 2। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। चलो देखो, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये नाभिकीय विखंडन के दौरान ऑटोमेटिक से कंट्रोल नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? खुद से कभी कंट्रोल नहीं हो सकती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कि अभिक्रिया को कुछ बाहरी जुगाड़ के बिना अभिक्रिया शुरू कर दे और वो ऑटोमेटिक से कंट्रोल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
नाभिकीय विखंडन में जब भी होती है तो होती अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही है, लेकिन बाहरी जुगाड़ के थ्रू, बाहरी सोर्स के जरिए हम उसको नियंत्रित कर लेते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है और अनियंत्रित क्या है। सबसे पहले अनियंत्रित देखिए, जब किसी यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम या कुछ और जैसे रेडियो एक्टिव तत्व जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद से एक नाभिक के डिसोसिएशन से, एक नाभिक यहाँ पे है, जब ये नाभिक टूटेगा तो यहाँ से दो नए नाभिक बनेंगे, और जब एक नाभिक टूटता है तो वहाँ से औसतन 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। औसतन क्या होता है मेरे बच्चों? 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये जो नए न्यूट्रॉन है ये आगे चल कर के उचित परिस्थितियों में इस नए नाभिक को तोड़ देते हैं, और ये जब नया नाभिक टूटता है तो फिर यहाँ से 3 या 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं औसतन, और ये 2 आगे के टुकड़ों को फिर आगे चल कर के यही न्यूट्रॉन तोड़ देंगे इनको, और ये लगातार ऐसी ये अभिक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से ये एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। इसमें नाभिकीय विखंडन की दर नियत नहीं रह जाती, इसमें नाभिकीय विखंडन की दर में बच्चों नियत नहीं रह जाती। आई बात समझ में? और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और बहुत खतरनाक वाइब्रेशन जनरेट होता है। आई बात समझ में? ठीक, एक परमाणु बम में जो अभिक्रिया चलती है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। ठीक है, तो ये है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब यही बात करें अगर हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, तो देखिए जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वहाँ नाभिक के टूटने की दर फिक्स होती है। मतलब वहाँ जो नाभिक टूटते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं टूटते कि जितना नाभिक उत्पन्न हुआ सारा का सारा नाभिक टूटेगा, उसमें कुछ ही नाभिक टूटता है। और इसके लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं ना कि जैसे ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होती है हम मंदकों का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? मंदकों का प्रयोग कर लेते हैं। ये मंदक के रूप में जैसे ग्रेफाइट हो गया या कैडमियम हो गया, बोरान हो गया, भारी जल हो गया, इन सब का प्रयोग करते हैं। करते क्या है कि जैसे देखो ये आपने ले लिया यूरेनियम 92,238 ले लिया, और एक बहुत तेजी का न्यूट्रॉन गया इसके नाभिक को तोड़ा। अब नाभिक टूटा 2 हिस्सों में। नाभिक क्या हुआ मेरे बच्चों? 2 हिस्सों में टूटा। जब नाभिक 2 नए हिस्सों में टूटता है तो ऐसे परिस्थिति में अब यहाँ क्या होते हैं? 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं ना। यस सर। अब मंदकों के प्रयोग से इनमें से किसी 2 न्यूट्रॉनों को हम अवमंदित कर देते हैं। अवमंदित करने का मतलब इनकी गतिज ऊर्जा काफी कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि नाभिक से टकराएगा तो नाभिक तोड़ ही नहीं पाएगा। बचा क्या खाली एक, ये औसतन खाली ये तो जाकर के या तो उसको तोड़ेगा या तो इसको तोड़ेगा। अब बताओ पिछली बार क्या हो रहा था कि इसी एक टाइम में दोनों फिर टूट रहे थे, फिर वहाँ से 4 बन जाता, फिर वहाँ से टूटता, फिर वो 16 बनते। आई बात समझ में? तो पिछली बार टूटने की दर एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ देखो एक टाइम में एक ही नाभिक टूट रहा है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ नाभिक का जो विखंडन होता है वो एक नियत दर में चलते हैं, और नियत दर में चलने से क्या होता है कि इसकी एनर्जी को हम लोग यहाँ से जो प्रकाश मिलता है, यहाँ से जो टेम्परेचर मिलता है, इस सब का प्रयोग अच्छे कामों के लिए जैसे विद्युत ऊर्जा बनाने में, ठीक है, यहाँ सब कर लिया जाता है। ठीक है, या परमाणु रिएक्टर में जो अभिक्रिया चलती है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। तो ये आपकी श्रृंखला अभिक्रिया है। हालांकि श्रृंखला अभिक्रिया अगर बोर्ड में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, इस चैप्टर से अगर कुछ पूछेगा तो एक कभी बात पूछ सकता है कि बंधन ऊर्जा क्या है और नाभिकीय संलयन। हाँ, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यही सब पूछ सकता है थोड़ा सा। चलिए इसके बाद अगला हेडिंग है नाभिकीय रिएक्टर। क्रांतिक द्रव्यमान तथा क्रांतिक साइज। क्रांतिक द्रव्यमान तथा क्रांतिक साइज। चलिए दीदी, क्रांतिक द्रव्यमान तथा क्रांतिक साइज। साइज। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक नाभिक लेकर के केवल श्रृंखला अभिक्रिया चला लेंगे तो नहीं चलेगा। किसी श्रृंखला अभिक्रिया के जारी रहने के लिए एक न्यूनतम साइज का द्रव्यमान आवश्यक है कि उससे ज़्यादा छोटा कर दिए अगर तुम द्रव्यमान तो तुम्हारी अभिक्रिया नहीं होगी। तो जिस न्यूनतम द्रव्यमान पर आपकी श्रृंखला अभिक्रिया चल सकती है
उस न्यूनतम द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं क्रांतिक साइज, सॉरी क्रांतिक द्रव्यमान। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के थ्रू जिस पदार्थ का हम विखंडन करते हैं उस पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, जिस न्यूनतम द्रव्यमान पे हमारी अभिक्रिया चल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। और वह न्यूनतम साइज, जिस पदार्थ का हम विखंडन कर रहे हैं उसी पदार्थ का वह न्यूनतम साइज, जिस न्यूनतम साइज से हमारे पदार्थ का विखंडन चालू रह सके, हो सके। ऐसा ना हो कि उससे छोटा पदार्थ ले लिए, उससे छोटा साइज कर दिए तो न्यूट्रॉन टकरा ही नहीं पा रहा उससे। आई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल की बात करें हम, भाई दबे मैं अगर इस रॉड को यहाँ रख करके इस पे कहूँ कि भैया इस पे आप निशाना लगाए, चलिए संभव है निशान लगा, अब मैं यहाँ सुई रख दूँ, उसके बाद कहूँ उतना दूर से निशान दिखाई भी नहीं पड़ेगा तुमको वहाँ से, कि दिखेगा? नहीं दिखेगा, निशाना लगाना कठिन हो जाएगा ना। ऐसे ही इसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए कि हाँ इस इतनी न्यूनतम साइज तक आप उसको देख सकते हैं, निशाना लगा सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का नाभिक से टकराने के लिए भी एक न्यूनतम साइज की आवश्यकता है कि इस न्यूनतम साइज से अगर जरा सा भी छोटा साइज हुआ तो हमारा न्यूट्रॉन जाकर के उस नाभिक से टकरा ही नहीं पाएगा, और टकराएगा नहीं तो विखंडन होगा नहीं। तो जिस न्यूनतम साइज पर हमारी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है या होती है, उस न्यूनतम साइज को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों क्रांतिक साइज। आई बात समझ में? ठीक। इसके बाद है नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी। नाभिकीय रिएक्टर या इसी का दूसरा नाम है परमाणु भट्ठी। परमाणु देखिए, परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर बच्चों एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा संयंत्र है जिसमें हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चला करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक नियत दर का नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया करते हैं इसमें, और इसके थ्रू हमको ऊर्जा मिलती है। क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा, छोटा छोटा दिख रहा है, मेरी आंखें खराब हो गई। साफ तो दिख रहा है, दिख रहा है, बस चमक रहा है इसलिए दिख रहा है। देख बराबर। चलो देखो, समझो बच्चों, तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसकी मदद से हम लोग नाभिकीय एक श्रृंखला अभिक्रिया चलाते हैं, और ये श्रृंखला अभिक्रिया पूरी तरीके से इसमें नियत रहती है, इसके विखंडन की दर नियत रहती है, यानी एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। और इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के थ्रू हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया के थ्रू ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? ठीक। इसके बाबू कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, 5 से 6 पार्ट होते हैं इसके। उस पार्ट को पढ़ना, फिर रचना पढ़नी, फिर कार्यविधि पढ़ना। देखो देखिए, इसकी रचना देखो, रचना इसके बाबू रचना में 6 मुख्य पार्ट होते हैं इसके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नंबर 1 में ईंधन। क्या होता है बच्चों? ईंधन वह हिस्सा होता है नाभिकीय रिएक्टर का, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये ईंधन वही हिस्सा होता है जिसको हम लोग यहाँ पे, जिसका विखंडन करते हैं, जिसके नाभिक को तोड़ना होता है यहाँ पे, उसी को यहाँ ईंधन कहा जाता है। और सामान्यतः इसके लिए हम लोग यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी 238 का, 35 का है, अच्छा, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। देखो, प्रयोग 235 का किया जाएगा, लेकिन उसमें 238 रहते हैं, है ना, 0.7% मात्रा ये रेशियो के रूप में रहते हैं वहाँ पे। तो ये ईंधन होता है। ईंधन का मतलब क्या है? ईंधन उस पदार्थ को कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर के लिए जिसमें नाभिक का विखंडन करना है हमको।
ठीक है, उसे ईंधन कहा जाता है और सामान्यतः इसके लिए यूरेनियम 92-235 का प्रयोग करना है। उसके बाद सेकंड हिस्सा आता है इसमें मंदक। देखिए, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, और न्यूट्रॉनों को मंदित करना क्यों आवश्यक है भाई? अगर हम न्यूट्रॉन को मंदित नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित कैसे होगी? अनियंत्रित हो जाएगी ना। तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम लोग मंदकों का प्रयोग करते हैं, और मंदक के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने भारी जल है। ठीक है, हाँ, ग्रेफाइट है, भारी जल है। इनसे क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन अवमंदित हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त अवशोषक होते हैं न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉनों को सोखने का दम रखते हैं ये। ठीक है, तो इस वजह से जो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन जो जनरेट होते हैं, भाई एक नाभिक टूटा 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, और 3 न्यूट्रॉन के जनरेट होने का मतलब 3 नया नाभिक तोड़ सकता है वो। तो अब इनको वो अवशोषित करके इनकी मात्रा कम कर देते हैं, संख्या कम कर देते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब न्यूट्रॉन जो आगे चल करके नाभिक को तोड़ने वाले हैं, उनको जब सोख लेंगे हम, जाहिर सी बात है आगे चल करके कम नाभिक टूटेगा। आई बात समझ में? और इससे हमारी जो अभिक्रिया रहेगी वो नियंत्रित हो जाएगी। तो मंदक का प्रयोग किया जाता है इस वजह से। उसके बाद तीसरा है शीतलक। देखो, तीसरा हिस्सा होता है इसका, तीसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है शीतलक। बच्चों, जो शीतलक होता है ना, शीतलक क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन होता है, चाहे नियंत्रित हो चाहे अनियंत्रित हो, इतनी ज्यादा मात्रा में प्रकाश जनरेट होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, क्या बताऊं मैं आपको। तो ऊष्मा को कवर करने के लिए, जैसे उसके चारों तरफ जो होते हैं कर्मी काम करते हैं, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर सहन करना ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, हाँ, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड और ठंडा पानी हमेशा डालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ठंडा पानी डालते हैं। और अब देखो, इससे एक काम और हो जाता है, ठंडा पानी डालते हैं जिससे इसके चारों ओर का आवरण जो है ये थोड़ा नम रहे, थोड़ा ठंडा रहे। नहीं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, मैनेज करना काम आसान बात नहीं रहेगा। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ठंडा पानी है, जब हम ठंडे पानी को इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर डालते हैं तुरंत भाप बन जाता है। अब इस भाप को हम प्रेशराइज कर देते हैं। प्रेशराइज करने का मतलब ये है, जैसे कुकर सीटी उटी देखते हो ना, सीटी वाला जब वेपर निकलता है, भाप निकलता है, तो कितना प्रेशर रहता है उसमें, बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रेशराइज कर देते हैं, और प्रेशराइज होने के बाद से होता क्या है, उससे हम टरबाइन चला लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? टरबाइन चला लेते हैं। अब टरबाइन चलाने का प्रोसेस कैसे होता है देखो ध्यान से। जैसे भाई देखो, कुकर से भी हम लोग टरबाइन चला लेंगे। कुकर को स्टीम भाप की मशीन बना सकते हो तुम सीधा सीधा क्या करना है, एक कुकर ले लो, क्या करो, एक कुकर ले लो। कुकर की ये जो सीटी होती है ना, इस कुकर की सीटी का वो ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, जैसे राउंड वाला शेप होता है ना, उसको हटा दो, तो तुम्हारी सीटी में खाली ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा। आवाज बहुत तेज से भाप निकलता है। पूरे कुकर में पानी भर दो, पूरे कुकर में क्या करो, पानी भर दो। और पानी भरने के बाद उसको बॉयल कर दो पानी को, और जब लगातार टेम्परेचर देते रहना, और लगातार बॉयल होते रहेगा, और यहाँ से वेपर बहुत तेजी से निकलता रहेगा, बहुत तेजी से वेपर निकलेगा। अब तुमको एक छोटा सा मोटर लेना है, ऐसे मोटर इसी के हैंडल में सकते हो, कुछ पटरा वटरा लगा करके देखो। और उसके बाद इसके 2 पिन होते हैं, पिन में तुम किसी बल्ब को जोड़ दो, क्या करो, बल्ब को जोड़ दो पिन में मोटर के। और इसमें ये जो पिन निकली होती है, इसी पिन में तुम, जैसे ऐसे पिन निकली है, इसी पिन में तुम ऐसे 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 करके ऐसे ढक्कन लगा लो, और ढक्कन में ऐसे ऐसे कुछ लगा दो। अब जब वेपर, और वेपर उसके साइड से गुजरे, और जैसे वेपर निकलेगा तुरंत मोटर राउंड करने लगेगा, चलने लगेगा आराम से, और तुमको ऊर्जा मिलने लगेगी। ठीक, तो ये ऐसे भाप का मशीन हो जाता है, इसी को कहते हैं टरबाइन का चलना। ठीक, ये टरबाइन है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। तो हाँ, ऐसे बिजली बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ जो भाप बनता है, उस भाप से हम लोग बिजली बना लेते हैं, टरबाइन चला लेते हैं। इसमें डीसी बनता है कि एसी बनता है? अब मोटर पर डिपेंड करेगा ना, मोटर डीसी लगाओगे तो डीसी बनेगा, एसी लगाओगे एसी बनेगा। मोटर भी 2 प्रकार का पड़े होंगे, डीसी एसी। और इसके बाद इसका चौथा पार्ट होता है नियंत्रक छड़ी। चौथा परिरक्षक, परिरक्षक बाबू मतलब शील्ड। जहां नाभिकीय विखंडन होता है ना, नाभिकीय विखंडन जिस जगह पे होता है, उस जगह के चारों ओर हम लोग, हाँ क्या हो गया, ये पता नहीं कहाँ से वो नहीं, आपका तो चप्पल में क्या बुराई है मेरी? अंगूठे की जगह 2 उंगली परिरक्षक क्या होता है?
आप सर्जन ने दिखावे लाई देखो परिरक्षक क्या होता है? हैं? क्या कह रहा है? अच्छा तो भाई देखो, जैसे ये ईंधन कक्ष होता है, ईंधन का एक ऑर्बिट होता है। अब इस ईंधन कक्ष में हम लोग जब विस्फोट करते हैं ना, जब उसका ईंधन को उसके नाभिक का विखंडन करते हैं, जब नाभिक का विखंडन करते हैं तो नाभिक कह रहे थे तो मेरी गलती नहीं रहती है। बार बार डिस्टर्ब कर देता आप। वो लोग एक योजना बनाए हैं इंटरमीडिएट के बाद, और वो योजना क्या है सुनो। इन दोनों की योजना ये है कि इंटर में अगर 33% आ गया तो फिर हम लोगों की लॉटरी लग गई है। 33% आ जाएगा तो वो खरीदेगा प्लाट एक ठू, और उसके बाद 500-600 बकरियां और भैंस लेकर के आएंगे, और गाय, भैंस और गाय, और उसके बाद ये लोग दूध का व्यापार करेंगे। ना पैसान की कमी ना भैंसान की कमी। फिर ऐसा हरियाणा वाले लोग बोलते हैं। सर जी निर्दुल बोला है सर जी, ऐसे ही करेंगे। चलो देखो, तो जहाँ विस्फोट करते हैं ना, उस विस्फोट के ऑर्बिट के चारों तरफ कंक्रीट की हम बहुत मोटी मोटी 7 फुट कम से कम कंक्रीट का मतलब ना ये जो पिलर पड़ा हुआ है, मिट्टी वाला ये जो छता जी। हाँ जैसे ये छत है ये कंक्रीट, तो इस कंक्रीट का 7 फुट मोटा दीवार बना लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं सील्ड। इसको इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन होता है, परमाणु बम में तो झटका वटका से आदमी कम मरते हैं गामा किरण से। वहाँ से जो गामा किरणें निकलती है ना हानिकारक वाली, और 2-3 किरणें निकलती, मरते लोग उससे हैं। और वो तुरंत नहीं मरेंगे, 3-4 दिन बाद मरना शुरू करेंगे, ठीक है? तुरंत नहीं मरते, उसका इफेक्ट 3-4 दिन बाद दिखाई देता है। झटके से, ऊष्मा से, इसका तो एक रेंज होता है, एक सीमा होती है कि यहाँ तक मर जाएंगे। और जब ये गामा किरणें फैलती हैं और रेज जो फैलते हैं, उससे 3-4 दिन बाद मौत का तांडव शुरू होता है, और काफ़ी लंबे रेंज तक के लिए होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि इन सबसे बचाने के लिए, जो कर्मी हैं उन सबसे बचाने के लिए हम लोग इस ऑर्बिट के चारों तरफ कंक्रीट की 7 फुट मोटी दीवार बना देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सील्ड यानी परिरक्षक। और उसके बाद होता है 5 नंबर पे सुरक्षा छड़े। नियंत्रक है पहले, नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़े। देखो नियंत्रक छड़े क्या होता है बच्चों? नियंत्रक छड़े जैसे मंदकों के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके रूप में या तो बेरिलियम का है ना, या फिर कैडमियम का, और या तो बोरान का। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बोरान का सिंबल क्या होता है? BR BR होता है ना, BR से ब्रोमीन होता है, B होता है। 3-4 लोग हैं, मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया हूँ। एक B है, एक BR होता है, एक BE होता है, एक B होता है। बोरान का खाली बोरान का भी होता है। भी होता है। भी होता है बोरान। यस सर। छोड़ो पता नहीं, देखा तो इसकी एक विशेष सेट होती है। ये जो कैडमियम है, बोरान है, इसका एक विशेष सेट होता है, और ये सेट लगा रहता है जहाँ ईंधन रहता है, ठीक है? इनसे क्या होता है कि जब हमारी रासायनिक ये श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करनी होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इस कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है 6वां सुरक्षा छड़े। सुरक्षा छड़, देखो जो सुरक्षा छड़ होता है, इसी नियंत्रक छड़ का ही एक विशेष सेट होता है। इसी सुरक्षा छड़ जो देख रहे हो, ये नियंत्रक छड़ों से ही मिलकर के बने होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके का सिस्टम बनाया जाता है, जो कि अगर आपातकालीन परिस्थिति में, जैसे नाभिकीय विखंडन की दर नियत ना रह जाए, नाभिकीय विखंडन बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो ऐसे केस में नाभिक के विखंडन को ऑटोमेटिक से कम करने के लिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके का यहाँ मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से यहाँ मैनेज किया जाता है, उसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए मैनेज किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए मैनेज किया जाता है। अगर बाई द वे कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ की जो श्रृंखला अभिक्रिया ये अनियंत्रित हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों? अनियंत्रित हो जाए, तो अनियंत्रित होने से यहाँ बाबू ब्लास्ट हो सकता है। आई बात समझ में? यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको जान जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में नियंत्रक छड़ों का एक विशेष सेट होता है, जिसे हम लोग उपविरामक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपविरामक कहते हैं।
ये छड़ें ऑटोमेटिक से पूरे जहां नाभिक का विखंडन हो रहा है तुरंत एंटर कर जाएंगी आपातकालीन परिस्थितियों में और तुरंत पूरी नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया को तुरंत स्टॉप कर देती है, रोक देती है। और इस प्रकार से नाभिक के विखंडन में पूरी अभिक्रिया रुकने के बाद से फिर फटने वगैरह का, ब्लास्ट होने का कोई डर नहीं रह जाता। तो ये उसकी रचना हो। उसके बाद देखिए किताब है किसी के पास में, एक मिनट देना मुझे। नहीं ये कौन सी किताब है? बहुत पुराना है। हाँ, इसमें 1947 वाली चीजें दी भी गई है। वहाँ है नया वाला। देखो इसकी रचना हो गई। रचना में अब इसको देखो, रिएक्टर की रचना कैसे होती है, वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। रिएक्टर बनता कैसे है, देखो रिएक्टर बनाने के लिए इसको ग्रेफाइट का, ऐसे ग्रेफाइट की ईंटों का ऐसे एक ब्लॉक बनाया जाता है, जैसे मैं फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ब्लॉक होता है और ये ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट का इस वजह से बनाया जाता है ताकि ये न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाए। जैसे किसी और का अगर बाय द वे हम बना देंगे, जैसे बाय द वे किसी अदर मेटल का बना दिया, कुछ के पहले चीज़ मेटल बनाना नुकसान से खाली नहीं है, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो सकता है, तमाम रिएक्शन हो सकते हैं न्यूट्रॉनों के थ्रू, या फिर वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है मेल्ट हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट। जो परमाणु भट्टी बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? ग्रेफाइट की ईंटों की बनाई जाती है। ग्रेफाइट की ईंटों के बनाने से लाभ क्या है? एक तो ग्रेफाइट न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक है। तो जो साइड के बाई दबे यहाँ न्यूट्रॉन फटा, सॉरी नाभिक फटा, नाभिक के फटने से न्यूट्रॉन ऐसे चारों तरफ छितर बितर हो गए। अब पता लगा कि कोनो न्यूट्रॉन जाकर के दीवार से टकरा करके फिर वापस आ जाए, तो वो आगे चल करके नाभिकीय रिएक्टर को जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रित थी उसको अनियंत्रित कर सकता है। तो इस वजह से जो साइड के वॉल में जितने न्यूट्रॉन जाते हैं वो सबको अवशोषित करने के लिए ग्रेफाइट की ईंटों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ग्रेफाइट की ईंटों को बना दिया जाता है इसमें, और इस ग्रेफाइट के ईंटों के चारों ओर कंक्रीट की 7 फुट मोटी दीवार से इसको कवर कर दिया जाता है। इसको इस वजह से कवर किया जाता है ताकि यहाँ से निकलने वाली ऊष्मा और हानिकारक किरणें, इनसे यहाँ की कर्मियों को बचाया जा सके। आई बात समझ में? और इसमें नियंत्रक छड़ें होती हैं जो कि कैडमियम की बनी होती है, सुरक्षा छड़ें होती हैं जो कि नियंत्रक छड़ों का ही सेट होता है। ये सब आपातकालीन परिस्थितियों में काम करते हैं, या फिर जो कैडमियम होता है फिलहाल वो तो जो नियंत्रक छड़ों के रूप में यूज होता है, ये काम करता है तो ऑटोमेटिक न्यूट्रॉनों को सोखने के लिए। और इसमें एक ऑर्बिट पाया जाता है, कक्षक पाया जाता है, जहां हमारे क्या नाम है, रिएक्टर के भीतर एक छोटा सा ऑर्बिट रहता है जहां हम फ्यूल रखते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से इसकी रचना होती है। अब इसकी कार्यविधि देखिए। देखो रिएक्टर में जहाँ फ्यूल रखा होता है वहाँ से बाहर से उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। वहाँ से बाहर से इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से हम जा करके कुछ करते हैं। जहाँ कैडमियम की छड़ें लगी होती है, सबसे पहले आप कैडमियम की छड़ बाहर खींचो। कैडमियम की इसमें क्या लगी होती है? छड़ें लगी होती हैं। जैसे किताब देखो, ये देखो, ये कैडमियम की छड़ें दिख रहा है उसमें, तुम लोग भी देख देखो। तो ये कैडमियम की जो छड़ें बच्चों, इसी कैडमियम की छड़ों को सबसे पहले हम बाहर खींच लेंगे, और जैसे ही कैडमियम की छड़ों को हम बाहर खींच लेंगे तो जहां आपने फ्यूल रखा है उस फ्यूल के मार्ग में सामने ही उसके न्यूट्रॉन भी होते हैं। जैसे अगर यहाँ फ्यूल रखा है आपने, यानी यूरेनियम वगैरह रखा है आपने, तो यहाँ लगी हैं ऐसे कैडमियम की छड़ें इनके मार्ग में, और यहाँ सामने इनके पड़े रहते हैं न्यूट्रॉन के सोर्स। जैसे कैडमियम आप खींच लेंगे तुरंत ये न्यूट्रॉन जाकर के यहाँ इसको टकराने लगेंगे, ठीक। और टकराने के बाद तुरंत यहाँ पे एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी मदद से हमको ऊर्जा मिलती रहती है। ये इसकी क्रियाविधि है, सिंपल सी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। देखो, तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन का लगभग उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बच्चों? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का उल्टा होता है। जैसे नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? विखंडन का विपरीत प्रोसेस चलता है।
विखंडन में एक नाभिक दो नए नाभिकों में टूटता है। यहाँ दो लगभग समान द्रव्यमान के आपस में नाभिक मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं और एक बड़ा नया नाभिक बनता है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक चीज मेरी बात सुनो, जो नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन, आखिर इसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा क्यों आती है? तो वास्तव में जब दो नाभिक टूटते हैं, देखो ध्यान से इस प्रक्रिया को समझो। मैं विखंडन वाला पहले समझा रहा हूँ। ये इतना बड़ा नाभिक था और मान लो इस नाभिक का द्रव्यमान था 5 किलोग्राम। कितना था बच्चों? 5 किलोग्राम था। और इससे जो दो नया नाभिक टूटा, अब ये बाई दावे बन गया है 3.2 किलोग्राम का और ये बन गया है 1.5 किलोग्राम का। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि दोनों का योग करें तो ये 5 किलोग्राम के बराबर है, नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। अब इसको आप ऐड करोगे ना तो ये 4.7 किलोग्राम ही आएगा, यानी 0.3 केजी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ द्रव्यमान का? वो किस में चेंज हो गया? तो किसके रूप में चला गया बच्चों? उष्मा के रूप में चला गया है। ठीक, तो ये नाभिकीय विखंडन में इस प्रकार से उष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आई बात समझ में? अब देखो नाभिकीय संलयन में क्या होता है। नाभिकीय संलयन में लगभग दो बराबर द्रव्यमान के वस्तु होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे ये मान लिया 2 केजी का है और ये मान लिया 3 केजी का है, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिल करके एक बड़ा पदार्थ बना देते हैं, एक बड़ी नाभिक बना देते हैं, ठीक, जो कि सामान्यतः 5 किलोग्राम का होना चाहिए। जब 2 और 3 मिला करके आप बना रहे हो तो 5 किलोग्राम का होना चाहिए। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं मेरे बच्चे, तो ये मिलने के बाद कुछ ऊर्जा पैदा करते हैं और नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा यहाँ मिलती है। नाभिकीय संलयन जो होता है ये विखंडन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब क्या है कि अगर 2 और 3 किलोग्राम का द्रव्यमान आपस में मिल रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो इसे बड़ा द्रव्यमान मिलना चाहिए ना। जो बड़ा द्रव्यमान मिलना चाहिए था, ये बड़ा द्रव्यमान 5 किलोग्राम का होना चाहिए, लेकिन 5 किलोग्राम नहीं होता, उससे कुछ कम रहता है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? द्रव्यमान क्षति हो जाती है। और जितना द्रव्यमान क्षति होता है वो सारा द्रव्यमान क्षति किस में चेंज हो जाता है? ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये नाभिकीय संलयन है मेरे बच्चे। क्या है ये? नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन की परिभाषा कैसे देंगे? नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगभग दो तुलनीय द्रव्यमान आपस में संयोग करके एक भारी द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। बात समझ में आ गई? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर वही है कि नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय संलयन की तुलना में अगर हम बात करें तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी द्रव्यमान दो हल्के द्रव्यमानों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के द्रव्यमान मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक, जो नाभिकीय संलयन में हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन दोनों में जो ऊर्जा मिलती है वो द्रव्यमान क्षति से मिलती है। ठीक, यही है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम बच्चों किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। मतलब एक मिनट किताब उसको रोक दो पिंकी। देखो तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम मेरे बच्चों, हमारे बच्चों हाइड्रोजन बम 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 नहीं बम, एक और बम होता है दिवाली में लक्ष्मी बम होता है। हाँ, विपिन वाला बम होता है, बहुत तेज लग रहा था। मुन्ना मुन्ना छाप नहीं, मने ही नहीं मर जाएंगे, लेकिन ये घायल तो हो ही जाएगा। कानून के पास फोड़ दो तो पक्का कानून उड़ जाएगा उसका। देखो हाइड्रोजन बम क्या है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया
हैं? लास्ट पूछना है सर जी पागल है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित ये प्रक्रिया है। हाँ? अरे एक के दिन की बात। तो हाँ? देखो